बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। हुकूमत नए माली साल के आगाज पर मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद है। हदफ से 27 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूली पर जश्न भी मनाया जा रहा है। तरसीलात ज़र मुबादला के ज़खायर और सनती पैदावार में बेहतरी को मुल्की मईशत के लिए नेक शगुन करार दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत गिरती बरामदात, बढ़ती दरामदात से आंखें चुराती भी नजर आती है। बढ़ती गुर्बत, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को वक्ती करार देकर जान छुड़ाने की कोशिश भी की जा रही है। वजारत खजाना की मुआशी अपडेट और आउटलुक रिपोर्ट सब अच्छा दिखा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान तरसीलात ज़र 38.1 अरब डॉलर रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9.2% ज्यादा है। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान बरामदात में 28.2 अरब डॉलर रही, जिनमें सालाना बुनियाद पर 5% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि इसी अरसे में दरामदात 58.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8% ज्यादा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जुलाई से मई के दौरान करंट अकाउंट 255 मिलियन डॉलर सरप्लस में रहा, जबकि 19 जून 2026 तक मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 21.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान औसत महंगाई की शरह 6.7% रही, जबकि बड़े पैमाने की सनती पैदावार जुलाई से अप्रैल के दौरान 6.4% बढ़ी है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि जुलाई से अप्रैल के दौरान 36,059 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन हुई है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 24.8% इजाफे की अक्कासी करती है। गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। 100 इंडेक्स में 44% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF के तामुन से जारी मुआशी प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्तेहकाम में बेहतरी, सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद और स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस माली साल का इख्तिताम इंतहाई मजबूत अंदाज में हुआ, जबकि नए माली साल का आगाज भी मुस्बत अंदाज में हुआ है। माली साल के पहले ही रोज 100 इंडेक्स में 3,748 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,84,050 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब FBR गुज़िश्ता माली साल के दौरान 12,983 अरब हदफ के मुकाबले में 13,010 अरब रुपए की वसूलियों को बड़ा करार दे रहा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनकम टैक्स की मद में 6,651 अरब 90 करोड़, जबकि सेल्स टैक्स की मद में 4,731 अरब 70 करोड़ रुपए के महसूलात इकट्ठे हुए हैं। दस्तावेज के मुताबिक फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 840 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे हुए, जबकि कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,385 अरब रुपए 30 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। मजमूई तौर पर ग्रास वसूलियां 13,609 अरब रुपए रही। FBR ने गुज़िश्ता माली साल 598 अरब 60 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड अदा किया। FBR की नेट वसूलियों में 13,010 अरब 30 करोड़ रुपए रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने हदफ से ज्यादा टैक्स वसूलियों को गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान नाफिज की गई इस्लाहात का नतीजा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का माली खसारा तारीख की कम तरीन सतह पर, जबकि बुनियादी माली सरप्लस बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। हुकूमती अखराजात पर काबू पाने के साथ साथ महसूलात में रिकॉर्ड इजाफा इन अहदाफ के हसूल में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा नए बजट पर अमल दरामद शुरू हो गया है, जिसके तहत माहाना 1,83,000 या सालाना 22 लाख आमदन पर टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार है, जबकि सालाना 50 करोड़ रुपए से कम आमदनी वालों पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। नए बजट में 50 करोड़ सालाना आमदनी पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। इससे पहले 50 करोड़ रुपए आमदन पर 1 से 7.5% तक सुपर टैक्स लागू था। इसी तरह 50 करोड़ से ज्यादा आमदन वाले अफराद या कंपनियों पर अब 8% सुपर टैक्स लागू होगा। इससे पहले 50 करोड़ से ज्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10% थी। 15 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन वाले बाज अफराद और कंपनियों पर 10% सुपर टैक्स बरकरार रखा गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से बैंकिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर 10% और खाद की फरोख से आमदन हासिल करने वालों पर 10% सुपर टैक्स बरकरार है। बजट के बाद एक तरफ गाड़ियां सस्ती होने जा रही हैं, तो दूसरी तरफ महंगी तवानाई सनती तरक्की के लिए इस साल भी बड़ा चैलेंज रहेगी। मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत का शुबा भी पिछले कई साल से मसाइल का सामना कर रहा है। अब देखना है कि हुकूमत इन चैलेंजेस से मईशत को किस तरीके से निकालती है। इस पर बात कर लेते हैं मारूफ हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब से। डॉक्टर साहब, जब भी हुकूमत अपने अदाद-ओ-शुमार देती है हम थोड़े कंफ्यूज होते हैं, हम आपको कॉल कर लेते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा है, हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के दावे कर रही है, कहते हैं कि हदफ से 27 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल किया है, और यानी आप यूं कहिए कि जैसे जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये इस्तेहकाम पायदार है या महज वक्ती कोई बेहतरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सलमान, हमने याद रखना है कि हम एक IMF की एंगेजमेंट में हैं। उनका काम ही मुल्कों में मैक्रो स्टेबिलिटी क्रिएट करना है।
जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में जो खसारे हैं उनको कम किया जाए, मालियाती खसारे को भी, बैरूनी खसारे को भी। और पाकिस्तान के केस में जो इस दफा एक स्पेशल चीज है और पिछले प्रोग्राम में भी थी, वो थी एनर्जी का खसारा। सो जो मालियाती खसारा है उसको कम करने के लिए एक हेवी डोज ऑफ टैक्सेशन पाकिस्तान पे लगाई गई। उसके नतीजे में इस दफा जो इनिशियली टैक्स का टारगेट था वो 14 ट्रिलियन से ऊपर था, उसको रिवाइज किया गया डाउनवर्ड। और अब जो इस वक्त दोबारा अगर आप जाके एमईएफपी में देखें तो डॉक्यूमेंट साइंड है, तो उसमें तो शायद 13.9 ट्रिलियन का ही टारगेट है। पर अथॉरिटीज ने ये कहा कि हमने तो जाकर ये दोबारा निगोशिएट कर लिया है आईएमएफ के साथ और इसको कम करके 13 ट्रिलियन के इर्द गिर्द कर दिया है और उसके इर्द गिर्द कलेक्शन हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स टू जीडीपी है वो 10.2 के करीब आया है, या लास्ट ईयर 10.3 था आई थिंक। तो वी आर राउंड अबाउट दैट। सो वो ठीक 1,000 अरब से कम तो इनिशियल टारगेट पे है, ये बात दुरुस्त है। वो टारगेट एक दफा रिव्यू भी हो चुका है, ये भी बात दुरुस्त है। दूसरे रिव्यू होने में वो चूंकि एमईएफपी डॉक्यूमेंट में नहीं आया, तो कोई हमारे पास ऐसी चीज नहीं है जो हमें बता सके। बट बजट है। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने रिव्यू करके जरूर 13 ट्रिलियन कर दिया था, जिसके इर्द गिर्द कलेक्शन है। ये भी ठीक है। याद रखिए कि ये 10.2% है आपके जीडीपी का, जो टारगेट आप कोशिश कर रहे थे कि हर साल 0.2-0.3% बढ़े, इस साल 0.1% के करीब लगता है कि वो कम हो गया है। दैट इज द ओवरऑल सिनारियो जो इस वक्त है। अच्छा, ये जो हुकूमत ये कह रही है कि वो बूम एंड बर्स्ट साइकिल से निकल गए हैं, एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ की तरफ जाना चाहती है, लेकिन मौजूदा नंबर्स के साथ ज़्यादा मुश्किल लगता है आपके ख्याल में कि हमारी सिमत ग्रोथ की तरफ है? देखिए, एक तो बात ये याद रखने की है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ओनली मिरेकल इन यू नो इन साइट। जो आपको ये जो पावर्टी लेवल है जो 21% से बढ़ के 29 पे चला गया है, इन इक्वालिटी जीनी इंडेक्स भी बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक हमारे अदादो शुमार के मुताबिक 7.1% है। एक अदादो शुमार जो अथॉरिटीज ने दिया वो कह रहे हैं कि 22% है। सो ये है, इसको हम निकालना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली एक कमजोर ग्रोथ रही है, जिसका मतलब ये है कि हम ये 2.5-3 3.5% से ऊपर निकल नहीं पा रहे। हर कोई चाहता तो ये है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें जो कि 5-6-7% पे हो, ताकि हम नौकरियां निकाल सकें 2-2.5 मिलियन के करीब। जो पाकिस्तान की जो यूथ है वो उसको जैसे कहते हैं नौकरी पाकिस्तान में मिल सके। अब इसके लिए जो फ्रेमवर्क चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि आपको एनर्जी यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी और लेबर प्रोडक्टिविटी चाहिए, दोनों मिसिंग है। आपको टैक्स का निजाम ऐसा चाहिए जो वर्ल्ड कंपेटिटिव हो। इस वक्त भी जो हायर टैक्सेशन है वो ज्यादा है, तो इट इज हार्ड टू से कि 50% हायर टैक्सेशन पे कैसे आप ये काम कर सकेंगे। बेसिक मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेशन भी 29% है। ठीक है। फिर आपको कोऑर्डिनेशन फंक्शन चाहिए जो कि मिसिंग रहा है, डीरेगुलेटेड इकोनॉमी चाहिए। ये सारी चीजें जब मैं देखता हूं तो फिर तो मुझे ये चीज नजर नहीं आती कि हम इकोनॉमिक हाई ग्रोथ के फ्रेमवर्क में जा सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इसके बगैर चारा भी कोई नहीं है। सो ग्रोथ के फ्रेमवर्क में जाने के लिए हमें अपने टैक्सेशन के निज़ाम की दुरुस्तगी यानी कि लोअर टैक्सेशन पे जाना, हमें अपनी जो जिसे कहते हैं ना हाई कैलिबर डिसीजन मेकिंग करना, और ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ये सारे काम तो करने पड़ेंगे ना अगर हमने स्टेबलाइजेशन से एक प्रोडक्शन ठीक है। लेड ग्रोथ में जाना है। लैंड बेस को टैक्स करना यानी कि सेविंग्स को बढ़ाना। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी अगर 14% पे होगा तो वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, और प्राइवेट तो शायद 9% पे है, बाकी ये सरकारी और कुछ इन्वेंट्री पड़ी होती है। अच्छा, सो मगर वो डॉक्टर अगर साहब, इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो उसके जी लिए सेविंग जरूरी है। ओके डॉक्टर साहब, ये मुआशी इशारिये को एनएफसी के साथ नत्थी करना ये कितना बेहतर है? क्योंकि आलमी बैंक भी इस्लाहात की सिफारिश तो की है कि एनएफसी अवार्ड में होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट कर रहा है कि कर्जों की अदायगी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत अहम कौमी मनसूबों और शुबों का माली बोझ वफाक और सूबे मिलकर उठाए हैं। मईशत की बेहतरी के लिए एनएफसी अवार्ड में तब्दीली से मुतल्लिक कह रहे हैं, आप समझते हैं वो बहुत ज़रूरी है? देखिए ना, अगर आपने तब्दीली नहीं की तो आपने तीन काम किए। 2014 में
एनएफसी यानी कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड खत्म हो गया था। 2014 से लेके 26 12 साल मैं कहता हूं हम आईएमएफ को तो बड़ा ब्लेम करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। फॉर 12 years यू डिडंट साइन एन एनएफसी। वफाक जब ऐसी सिचुएशन में आया कि दे डिडंट हैव मनी टू रन दी इकोनॉमी, तो उन्होंने जाके तीन चीजें की। पेट्रोलियम लेवी यानी कि पहले जीएसटी होता था वो निकाला ताकि 18% जीएसटी शेयर ना करना पड़े। नंबर दो, एक सरप्लस बांधी, ये आईएमएफ के तहत ही बंदी थी। आई वाज ऑन द टेबल जब हमने ये किया कि वो एक प्रोविंशियल सरप्लस लेंगे। और अब तीसरा एक एड इन ग्रांट, आई थिंक आर्टिकल 164 को शायद यूज किया। ये जब मैं देख लूं तो ये जो 57-60% के शेयर की बात करते हैं, ये ऑलरेडी घट के 35-36% पे आ गया है सूबों का। अब एनएफसी जरूर करना चाहिए ताकि हम जो 82% पॉपुलेशन पे बेस करके कर रहे हैं इससे निकले, सूबे खुद अपनी जिसे कहते हैं कमाई की तरफ जाएं, फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हो, नीचे की सतह पर इख्तियारात हों, फाइनेंशियल भी, वफाक उन कामों से निकले जो उसके करने के नहीं है। 17 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वफाक चला रहा है। मैं बार बार कहता हूं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, पावर्टी, पाकिस्तान का ज़कात, उशर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब नीचे डिवॉल्व हो चुके हैं। वफाक को इन कामों से निकलना है। चूंकि वफाक इन कामों से निकल नहीं पा रहा, तो एक पीएसडीपी का भी स्पेंड, डेवलपमेंट का भी और करंट का भी करता चला जा रहा है। These are the serious issues that the country has to tackle, and NFC is certainly one of them. फिर कोई मशवरा भी देना कि पाकिस्तान की जो टैक्स टू जीडीपी है वो शरा खित्ते के मुकाबले में बहुत कम है, इसको बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे इकदाम करना जरूरी है? ये तो एक बड़ी क्लियर सी बात है कि आपने पाकिस्तान में वफाकी सतह पर भी और आपने नीचे की सतह पर भी ये कोशिश करनी है कि आप प्रोडक्शन पे टैक्स ना लगाएं, आप ट्रांजैक्शंस पे टैक्स ना लगाएं, बल्कि आपके टैक्स का जो निज़ाम है वो चला जाए जहां पे इनकम यानी कि वेल्थ क्रिएट हो रही है, प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो एक पाकिस्तान की प्रोविंसेस हैं उनको इस वक्त लैंड वैल्यू टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जीएसटी ऑन सर्विसेज, प्लस जो इस वक्त बहुत बड़ा उनके पास एक और चीज है कि वो कैसे ये जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन करती हैं, ये टोटल मिला जुला के 0.8% ऑफ जीडीपी है। इसमें 1.5-2% तक जाने की जीडीपी की गुंजाइश है। ये तो एक बात हुई। वफाक के पास जो टैक्सेशन मौजूद है जिसमें कैपिटल गेन्स टैक्स का प्रॉपर निजाम करना और फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर देना, इसी तरह जो वेल्थ रेकंसिलिएशन अगर आप प्रॉपर करें, तो अगर वेल्थ रेकंसिलिएशन करें तो बहुत से एरियाज होंगे जहां पे टैक्स आप लेना चाह रहे हैं वो ले नहीं पा रहे। 12 ट्रिलियन की कैश इकोनॉमी है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर इसको निजाम में फॉर्मल लाया जाए तो 4,500 अरब सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में इकट्ठे किए जा सकते हैं। रिटेल पे हम एक टैक्स लगाने जरूर गए हैं और वो कह रहे हैं कि 20 करोड़ तक हम पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स को नहीं यूज करेंगे, उसको बेहतर करना, इनहेरिटेंस टैक्स जैसी चीजों के बारे में सोचना, ये सब वो काम है जो हमें करने के हैं आगे बढ़ने के लिए। टैक्स गैप सेल्स टैक्स में भी बहुत बड़ा है, उसको पूरा करना। ये ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर के कर सकता है। आई एम होपिंग कि हम टैक्स की बेस को बढ़ाते चले जाएंगे, सिर्फ ये कह के नहीं कि इतने नंबर ऑफ फाइलर्स हुए, ये भी देखें कि उन फाइलर्स ने फिर पे क्या किया। इट्स नॉट इनफ टू से कि यार इतने नंबर ऑफ फाइलर्स हो गए। डॉक्टर साहब एक थोड़ा अवामी सवाल है, उसको भी जरा प्लीज एड्रेस कर दें। लास्ट क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट की तेजी को क्या हकीकी मुआशी बेहतरी समझा जाए या सिर्फ ये कह लें कि सरमायाकारों का कोई महदूद एतमाद है? क्योंकि हुकूमत इसका क्रेडिट बहुत लेती है, लेकिन आम आदमी बड़ा डिप्राइव्ड फील करता है, वो शिकवा करता है कि हमें इससे क्या फायदा है। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट थी वो डिफॉल्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी, इसको समझने की जरूरत है। जब 22-23 में आईएमएफ नहीं था, रिजर्व्स ड्रॉप कर गए थे 3.5-4 अरब पे, तो पाकिस्तान डॉलर्स पे, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट वाज एट अ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल लेवल।
वो एक 3 साढ़े 3 के प्राइस टू अर्निंग्स पे थी। मार्केट ने री रेट किया है स्टेबलाइजेशन को देखते हुए। कुछ इकोनॉमी में जिसे कहेंगे ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रो किया है। कुछ बैंकों के प्रॉफिट अच्छे आए हैं। कुछ सर्कुलर डेट की क्लियरेंस हुई है। इन सब चीजों को जब आप देखेंगे तो मार्केट ने री रेट कर लिया है इनटू द स्टेबिलिटी फेज। दैट्स वाई मार्केट जो है 3 के पीई से 6 7 के करीब प्राइस टू अर्निंग्स पे आ गई है। यहां से मार्केट ने फिर एक डाइव ली जब मिडल ईस्ट क्राइसिस हुआ। अब सिचुएशन ये है कि उसको फिर रिट्रीव किया है, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट्स ने भी रिट्रीव किया है कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो आईएमएफ के साथ कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करते चले जाएंगे और ये स्टेबलाइजेशन जो है ये कंटिन्यू करेगी। ये है स्टॉक मार्केट का सफर जो आपने देखा है। और चूंकि इंटरेस्ट रेट जब नीचे जाता है तो सेविंग्स के जो मौके हैं वो कम हो जाते हैं। रियल एस्टेट भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बेस भी बढ़ी, 3.5 4 लाख से मेरे ख्याल है 5 6 लाख पे चली गई। ऑल ठीक दिस है, हैज प्लेड इनटू द मार्केट। कोई शक नहीं कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के दावे तो कर रही है, लेकिन सही पिक्चर क्या है डॉक्टर खाकान अजीब साहब बता रहे थे। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ, डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद है कि हुकूमत सिर्फ एक आस्पेक्ट नहीं, निजकारी की तरफ भी बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। डॉक्टर आबिद साहब, गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत ने PIA की निजकारी की थी। अब इस माली साल हुकूमत डिस्कोस, जिनकोस और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसे इदारों की निजकारी का इरादा रखती है। आपको लगता है कि हुकूमत इसी साल बेशतर सरकारी इदारों की निजकारी करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, निजकारी 2-3 मकासद के लिए की जाती है। एक निजकारी होती है जिसमें लॉसेस को कंट्रोल करना है। दूसरा होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के अदारे की इम्प्रूवमेंट के लिए एंडोमेंट इकट्ठी की जाती है। तीसरी निजकारी जो है वो आप जो गवर्नमेंट का जिन एरियाज में उसको काम नहीं करना चाहिए, जैसे अक्सर पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि प्योरली प्राइवेट सेक्टर जिसको देखे, गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो डिपेंडिंग के आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस वक्त अगर मेरी नज़र से देखें तो जो नुकसान में अदारे हैं उनकी निजकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डिस्कोस की बात करते हैं, डिस्कोस में देखना होगा कि कौन से ऐसे डिस्को हैं जिनको कि बेचा जा रहा है, क्या वो प्रॉफिटेबल डिस्को हैं, क्या वो ज़्यादा नुकसान वाले डिस्को हैं, क्या वो बहुत ही नुकसान वाले डिस्को हैं। और यकीनन अगर आप लॉस मेकिंग डिस्कोस को बेचते हैं तो हुकूमत के कंधों से बोझ हटेगा। अगर कोई डिस्कोस में है वो कंपैरेटिवली कम नुकसान में है, जहाँ पे बिल्स की कलेक्शन जो है वो कदरे बेहतर है, उसको पहले बेच लेते हैं तो फिर वो जो नुकसान वाली होंगी वो सारी बच जाएंगी। शायद हुकूमत को मिक्स एंड मैच करना चाहिए डिस्कोस के सिलसिले में। जैसे कि दुकानदार आपको मंडी में करता है कि वो एक यहाँ से दाना उठा दिया, दूसरा उधर से उठा दिया, कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला होगा, कोई थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला होगा, वरना ठीक है। शायद जो प्रॉफिट मेकिंग डिस्कोज है वो बिक जाए। लेकिन जो हेस्को है फॉर एग्जांपल हैदराबाद, या आपकी जो कैस्को है कोयटा वाली, या आपकी इसी तरह से पेस्को है पेशावर वाली, आपकी बहुत सी जो लॉस मेकिंग डिस्कोज हैं, अच्छा ये है कि ये ना हो कि प्रॉफिट वाली तो सारी बिक जाएं, जो थोड़ी अच्छी चल रही है लास्ट वाली फिर हुकूमत के गले में कांटा बन के फंसी रहे। एक वक्त था जब उम्मीद की जा रही थी कि हम कम महंगाई, कम शरह सूद की तरफ जाएंगे, वादे थे, हो कुछ नहीं रहा था उस वक्त। लेकिन फिर मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद महंगाई में भी इजाफा हुआ, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है, अब जंग रुक चुकी है, आपने हुर्मुज़ भी खुल गई है। तो क्या आपको लगता है कि महंगाई में कोई कमी होगी कि बस हम इसी तरह ही चलते रहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगले जो 2 महीने हैं वो बहुत डिफाइनिंग हैं। हमने देखा कि इस्लामाबाद पैक्ट साइन होने के बाद भी 2-3 दफ़ा जो है स्पॉयलर्स उनकी कोशिशें जो है वो बारआवर होती नज़र आई, और उसकी वजह से दोबारा से ईरान और अमेरिका में आपस में ट्रेजेक्टाइल्स की जो एक्सचेंज था वो होना शुरू हो गया। तो ये इतना फ्रेजाइल है इस वक्त पीस कि अगले 60 दिनों में क्या होगा उस पर डिपेंड करती है तेल की कीमतें। इस वक्त जो तेल की कीमतें गिरी हैं वो इसलिए गिरी हैं कि तकरीबन 1200 जहाज थे जो कि आबना गुरमत में फंसे हुए थे। उन सबको निकलने की जल्दी है, चूँकि इन्वेंट्री जो है वो सप्लाई ज़्यादा है। तेल की कीमतें थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन उनमें से कितने जहाज दोबारा वापस आएंगे ये डिफाइन करेगा जो आपके नेगोशिएशन के अगले मराहल हैं। तो अगले 2 महीने हमें देखना होगा, उसके बाद कहा जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा या नहीं होगा। ठीक है, 2 महीने मजीद चीज़ों को विजुलाइज करना है। बढ़ती दरामदाद और ये गिरती हुई बरामदाद, इसके तनाजुर में जो तजारती खसारा है
ये कितना मुस्तकबिल में खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि अब हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में सर एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ानी है ना, कौन से ऐसे इकदाम हैं जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े? देखिए, सबसे पहले तो वैल्यू एडिशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता हूँ वो 4 चे हैं उर्दू के जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। चावल, चमड़ा, चौसा और चादर। आपके पास 5वीं चीज़ है क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? ये अल्लाह भला करे जेन ज़ी का और जो हमारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने थोड़ा-सा इस पे सॉफ्टवेयर साइड पे और इस पे जो है कुछ आपको एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो करनी शुरू की। तो अदरवाइज़ अगर हम ब्रांड नहीं बनाते, वैल्यू एडिशन नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है कि आपकी एक्सपोर्ट बास्केट बड़ी महदूद है और आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन उससे ज़्यादा महदूद है। गिने-चुने आपके चंद मुल्क हैं जहाँ पे चीज़ें जाती हैं। तो हमें पहले तो अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। आप अगला सवाल कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ईरान के साथ जो अपॉर्च्युनिटी होगी वहाँ पे हम क्या भेजेंगे? तो भाई अगर यही 4 चीज़ें हैं तो फिर आप ईरान के साथ जो भी अपॉर्च्युनिटी मिले आप क्या उससे फ़ायदा उठा पाएँगे? तो पहले तो अपनी एक्सपोर्ट बेस बढ़ाएँ और उसके बाद फिर हम मार्केट्स को देखना शुरू करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद कयूम सुलैही साहब, हमारे मिशन हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद। हुकूमती दावे अपनी जगह, लेकिन देखना यह है कि कारोबारी तबके का एतमाद हुकूमत के दावों पर है या नहीं है। इस पर बात कर लेते हैं। सुहेल लाशारी साहब, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, हुकूमत के दावे हैं कि हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइएगा, हुकूमत की मौजूदा पॉलिसीज को कारोबारी तबके का एतमाद हासिल है या मजीद इकदाम की ज़रूरत है? आपका क्या मशवरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मजीद इक़दामात का तो हर वक्त ज़रूरत रहती है, क्योंकि प्रोग्रेस इज़ नेवर एंडिंग, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मगर असल में हुकूमतों का जो अमल होता है वो ये होता है कि ये आपको एक डायरेक्शन दें, आपको एक इंसेंटिव दें, आपके लिए कंडूसिव एटमॉस्फेयर पैदा करें, और जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उसको एक फ्रीडम और एक लिबर्टी टू ऑपरेट एंड टू डू बिजनेस दें। देखिए, हम बहुत अरसे से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत को फोकस होना चाहिए। असल बात ये है, बहुत अरसा हो गया जब से पाकिस्तान बना, हम एक बुरहान सीधा नहीं कर सके, और वो ये है कि बिजली, जब बिजली सस्ती होगी तो सारा कुछ डाउनस्ट्रीम आपका सस्ता होगा। अब बात यह है कि अब भी अगर आप सोलर पे भी कदम लगाएंगे, सोलर पे भी टैक्स करेंगे, बैटरियों पे भी टैक्स करेंगे, पेट्रोल की लेवी लगा देंगे, पेट्रोल को सस्ता करने के लिए ईवीज आ गई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप प्रमोट नहीं करेंगे। दुनिया ने इस वक्त पिछले 20 सालों में, 26 सालों में बहुत बड़ी करवट बदली है, और अब वो इंडस्ट्री नहीं रही है। अब वो तरीक़ाकार नहीं रहे हैं। जो नई इंडस्ट्री इस वक्त पनप रही है वो आपको पता है आईटी में है। इस वक्त 4.2 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। फ्रीलांसर्स को आप इंसेंटिव्स दें, इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंसेंटिव्स दें, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दें। ये डायरेक्शन समझ नहीं आ रही। हुकूमत ठीक। सिर्फ इस वक्त अपने टारगेट आप पूरे करने की कोशिश कर रही है। जी जी, फरमाइए। सर, टारगेट्स भी जरा वो है ना, जैसे पिछले माली साल इशारा नमूद 3.7 हासिल हुई थी और अब 4% रखी गई है। सर, मगर तरक्की करने के लिए हमें अपने तजारती खसारे को भी तो कम करना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। इसके लिए आपका क्या मशवरा होगा हुकूमत को? देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका अपना एक्सपोर्ट बास्केट क्या है। हमारा एक्सपोर्ट बास्केट ज़्यादा से ज़्यादा सियालकोट और फैसलाबाद है, जिसमें टेक्सटाइल है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, सर्जिकल गुड्स हैं। इससे आगे तो हम पिछले 60 सालों में जा नहीं सके। तो उसको देखने के लिए इस वक्त मैंने जैसे आपको कहा है कि कारोबार के सिलसिले ही बदल गए हैं। अभी आप सोच सकते थे कि आईटी में 4.2 बिलियन डॉलर की आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको एक्सपोर्ट के लिए आपको नई मंडियां ढूंढनी है। हम बार बार यूरोप और अमेरिका में घुसते हैं। हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, उनके यहाँ बिजली नहीं है, उनको हम बैटरीज बेच सकते हैं, उनको हम ईवीज बेच सकते हैं। तो असल बात ये है कि जब तक आपके मुल्क के अंदर चीजें नहीं बनेंगी, आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाना जो है शीर लाने के बराबर है। इसमें कोई आप इंसेंटिव नहीं देते हैं। दुनिया में प्ले एंड प्लग का दौर आ गया कि बनी बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुकूमत कहती है ये ले लो लीज पे भाई, 50 साल के लीज पे ले लो, सस्ती से ले लो, ताकि जमीन पे ठीक खर्चा है। ना आए और आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं और इसको चलाएं।
आप देखिए, हमारे खुद कहते हैं कि हमने इतना टारगेट अचीव कर लिया, वो बिजनेस का टारगेट भी तो बताओ ना, क्या अचीव किया आपने। मगर और सर सबसे एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं बात बढ़ तो रही ये ना। है। मगर जी सर जी। एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही। क्या बिजनेस कम्युनिटी सिर्फ हुकूमत पर मरबा डाल रही है, खुद भी सरमायाकारी से डर रही है? देखो, बिल्कुल दोनों चीजें हैं, क्योंकि देखिए जब तक हुकूमत, आप हैरान होंगे कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इवन इन चाइना एंड अमेरिका, दे आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। मतलब कि इवन जो नासा है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। मतलब चाइना में ज्यादातर कंपनी जो हैं उनमें गवर्नमेंट का हिस्सा है, अब प्राइवेट सेक्टर आ गए हैं। हम यहाँ किसी को एक पैसा देते हुए भी घबराते हैं। यहाँ तो अमीर आदमी जो है वो किसी न किसी मुसीबत में आ जाता है। यहाँ क्रिएटिंग वेल्थ इज रियली ए क्राइम। आप किसी को अमीर ही नहीं यहाँ होने देते हैं। जो अमीर होगा तो नीचे नौकरियां देगा, नई इंडस्ट्री लगाएगा, नई चीजें करेगा। अब सारी जो ट्रेंड है ना इंडस्ट्री का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और स्किल्ड बेस पे चला गया। वो जो था ना एक दौर में कि जी थोड़ी मारी और रेती चलाई और वो काम कर लिया, वो अब खत्म हो गया। बहुत प्रिसाइज इंजीनियरिंग का टाइम आ गया और प्रिसाइज चीजें बनाने का टाइम आ गया, जिसमें आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान इस वक्त अंडर जेट्स बना रहा है। ये बनाए, दुनिया को एक्सपोर्ट करें। तो वो जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम आपके पास हैं उनकी तरफ जाएं। ट्रेडिशनल आइटम तो आप जो बना रहे हैं सो बना ही रहे हैं। अच्छा सर, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा इशू है ना, आप समझते हैं कि इस बजट में ऐसे इकदाम किए गए हैं एफडीआई के लिए कि इजाफा होगा, क्योंकि लोकल इन्वेस्टर का एतमाद नहीं बढ़ रहा? आपको लगता है कि मौजूदा बजट ऐसा है कि लोकल इन्वेस्टर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर पैसा निकालेगा? देखिए, अभी तक तो बजट अभी नया नया आया है, अभी इसके मुज़म्मरात पता चलेंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि ये मक्खी पे मक्खी वाला बजट है। तो ये डंग टपाऊ टाइप ऑफ बजट है। इसमें सिर्फ ये इधर से तनख्वाहें बढ़ा दो, इधर से पेंशन बढ़ा दो, इधर से इसका टैक्स थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि ये टैक्स कलेक्शन का बजट है। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बजट नहीं है। मैं जिसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए हमारा इन्हिसार रेमिटेंसेस पे चला गया है कि जी ना वो 40 बिलियन से ज्यादा हो गई हैं। देखिए, जो मुल्क कर्जों पे चलेगा या रेमिटेंस पे चलेगा या दूसरे तरफ मतलब कि टैक्सेस पे चलेगा, वो कभी तरक्की नहीं करेगा। तरक्की वही होती है जब आपकी ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ की तरफ ध्यान को नहीं है। आपका मुल्क जब तक 5 से 6% मुसलसल 20-25 साल ग्रोथ नहीं करता, आपकी गुर्बत इस तरह से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, आप मिड क्लास लो क्लास अर्निंग मुल्क रह सकते हैं, मगर आज इस वक्त जैसे कि ईरान के साथ बड़ा हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ रहा है, इससे इस खत्ते में एक चेंज आना चाहिए ताकि हमें गैस सस्ती मिले। हमारा अगर पेट्रोल का मसला है तो ईरान की बॉर्डर के ऊपर अगर उनकी रिफाइनरीज लग जाती हैं, सऊदी के साथ हमारा हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने अपने कार्ड सही प्ले किए तो आइंदा 10-15 सालों में ठीक, ये एक सही स्ट्रेंथ पकड़ लेगा। बहुत शुक्रिया। साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुहेल लाशारी साहब हमसे बात कर रहे थे पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद हुकूमत मुआशी बेहतरी के जितने मर्जी दावे करे, वसाइल की तकसीम के फार्मूले में तब्दील का सवाल अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत ने बजट में इस मसले का वक्ती हल तो निकाल लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। आलमी बैंक ने भी NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश कर दी है। आलमी बैंक ने वफाकी मालियाती निज़ाम मजबूत बनाने से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि कर्जों की अदायगी, समाजी तहफ़्फ़ुज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत अहम कौमी मनसूबों और शोबों का माली बोझ वफाक और सूबे मिलकर उठाएं। ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली और प्रॉपर्टी टैक्स के यकसा नफाज पर भी जोर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक NFC अवार्ड और इजाफी मराहत को कारकर्दगी, शफाफियत, माली नज़्म ज़ब्त और बेहतर खिदमात से जोड़ा जाए। कर्जों की अदायगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी और माहौलियाती मनसूबों में पेशरफ्त के लिए बाहमी तामुन करना होगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड से सूबे की जिम्मेदारियों और रेवेन्यू में इजाफा हुआ, लेकिन कौमी मालियाती निज़ाम में कमजोरियां बरकरार हैं। वफाकी खराजात में कमी नहीं आई। 2010 से 2024 के दौरान सूबाई रेवेन्यू 4% से बढ़कर 6.5% हो गया। मकामी हुकूमतों के खराजात 10% से कम होकर सिर्फ 5% तक महदूद हो चुके, लेकिन माली नज़्म ज़ब्त, रेवेन्यू और सेहत और तालीम समेत अवाम की सहूलियात की फराहमी के चैलेंजेस बरकरार हैं। आलमी बैंक के मुताबिक सूबों के पास दस्तियाब और इजाफी फंड्स में से 80% तनख्वाहों और पेंशनर्स जैसे जारी अखराजात पर खर्च हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़राअत का GDP में शेयर 20% से ज़ायद, लेकिन बड़ा हिस्सा टैक्स नेट से बाहर है।
ज़रूरी आमदन पर टैक्स के मौसम नफाज और प्रॉपर्टी टैक्स के यकसा निज़ाम पर जोर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 9.9 की टैक्स टू GDP शरह नाकाफ़ी और ख़ित्ते में कम तरीन है। इथोपिया में यह शरह 10.2, इंडोनेशिया में 10.3, मिस्र और मैक्सिको में 12.6, वियतनाम में 14.3, भारत में 16.8 और तुर्की में 17.5% है। रिपोर्ट में पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम यकसा बनाने, GST निज़ाम हम आहंगी पर भी जोर दिया गया है। अब देखते हैं कि हुकूमत आने वाले दिनों में इस अहम मुआशी मसले से किस तरीके से निपटती है। हमेशा से देखा गया हुकूमत ने जब ज़राअत के हवाले से, मईशत के हवाले से, टैक्स हवाले से कुछ सख्त फैसले लेने हों तो या तो IMF की तरफ रुख कर दिया जाता है या वर्ल्ड बैंक की तरफ से, और ज़रूरी शोबों के हवाले से भी नए टैक्स लगाने की बात हो रही है। खालिद बाट साहब हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद, हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। खालिद बाट साहब, ज़रूरी शोबे पर टैक्स लगाने की बात हमेशा होती है। अब वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि ज़राअत का GDP में शेयर 20% से ज़ायद है, लेकिन ये एक बड़ा हिस्सा टैक्स नेट से भी बाहर है। इससे टैक्स नेट पे कैसे लाया जाए सर, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। जैसे कि आपने फरमाया टैक्स का, तो हमारा जो ऑलरेडी हम जो अपनी फसल तैयार करने के लिए खाद लेते हैं, डीजल लेते हैं, जो चीज लेके आते हैं टैक्स पेड करके आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब हमारी एवरेज जो हमारा आजकल क्लाइमेट चेंज है या गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से हमारी पैदावार बहुत कम हो रही है, तो क्या अगर हमने लाख रुपए अखराजात किए हैं और हमारी 40,000 रुपए रिकवरी आई है, तो टैक्स किस चीज का दूं मैं? अगर हर साल मैं लॉस कर रहा हूं और गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते 4 साल में डीजल जो DAP जो 4 साल पहले 13,000 की थी आज 17,000 की है, यूरिया जो 2,000 की थी आज 6,000 की है, डीजल जो 150 का था आज 400 का है, तो मेरी फसल का हर साल रेट कम होता है, बाकी हर चीज का रेट बढ़ जाता है। और अल्लाह गवाह आपके सामने आलू देखें, मार्केट में ऐसे पड़े हुए, खरीदने वाला नहीं है। गंदम हम 3 साल से शोर करते रहे कि आप किसानों से ज्यादती ना करें, किसानों से गंदम खरीदें, लेकिन वो आपके सामने गंदम नहीं खरीदी। इस साल गंदम कम काश्त हुई है और अभी से गवर्नमेंट लगी हुई है कि हम बाहर से 30 लाख या 20 लाख मैट्रिक टन मंगवाएंगे। तो टैक्स किस चीज का दें? हर चीज का हम, जब हम अपनी फसल बेचने जाते हैं टैक्स देते हैं, जब हम चीज लेके आते हैं टैक्स देते हैं। खालिद बाट साहब, बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स की ना। दुनिया भर के बेशतर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में ना ज़राअत का शोबा बाकायदा टैक्स नेट का हिस्सा है। ये तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पूरा पाकिस्तान का एक एक छोटा छोटा मजदूर भी दे रहा है ना। लेकिन इनकम टैक्स, ज़राए राजी पे टैक्स, ये दोनों दुनिया भर में लागू हैं। अब IMF जिसके मरहून मेहनत है, हमारा बजट भी और आपको बहुत अच्छे से पता है, वो भी हुकूमत पर दबाव डाल रही है। अगर हुकूमत इस हवाले से कोई स्टेप लेती है तो आप लोग उसको वेलकम कहेंगे या आप कहेंगे पहले बैठ के जरा बात कर लें, क्योंकि असरात तो होने हैं ना इसके? देखिए जी, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम क्यों ना टैक्स दें, लेकिन अगर हमारा, अब देखो मेरी आम प्रॉपर्टी सदियों से दादा की थी, फिर नीचे आते आते हमारी विरासत में चीजें चल रही हैं, ठीक है ना जी। अब तो विरासत भी नहीं रही। अब किसी का जो आज से कोई 20 साल पहले 50 एकड़ का मालिक था, अब 3 एकड़ का मालिक रह गया, क्योंकि उसमें जमीन बट गई है। तो हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमारे साथ बैठे, बल्कि हम तो टैक्स के अलावा इस इकॉनमी में, पाकिस्तान में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम बाहर चीजें बेच के जरा मुबादला की मदद में डॉलर ला सकते हैं। अब देखिए हमारा इस साल आम में बड़ी प्रॉब्लम आई, किन्नू हमारा पिछले साल बाहर नहीं गया, चावल हमारा इस साल वो जिस तरह पिछले साल जाता है नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट हमें बुलाए तो सही, हमें तो इस काबिल ही नहीं समझते कि बात की जाए। बल्कि आपको एक और चीज बताऊं कि अभी उन्होंने एक टेंडर किया हुआ है हर मंडी पे, कि किसान मंडी में दाखिल होगा गधा गाड़ी पे तो उस पे भी टैक्स है, वो मोटरसाइकिल पे आएगा उस पे भी टैक्स है। मैं हैरान हूं कि वो मंडी में अगर आए तो उस पे टैक्स है, उस पे 100 रुपए वो देगा जब वो मंडी में दाखिल होगा। तो किस चीज का किसान टैक्स नहीं दे रहा? किसान तो हर तरह का टैक्स दे रहा है। वो गरीब आदमी सूद से DAP 17,000 की लाता है, उस पे 30% वो इंटरेस्ट होता है, ना तो उसके पास वसाइल है कि वो किसान अपनी कोई अपनी फसल। खालिद बाट साहब, आपकी बात वाकई काबिल कबूल है, मगर आप कुछ अमीर किसानों की भी बात करें ना। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को छोटे और बड़े जिम्मेदारों के लिए टैक्स का अलग तरीकाकार तय करे ताकि वो तमाम किसानों को काबिल कबूल हो? आप ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? मैं पंजाब की आपको बता दूं सर, 90% किसान छोटा किसान रह गया, 90%। सिंध में 50% बड़ा छोटा किसान है। बलूचिस्तान में तो आपने देखा है कि बहुत इलाका कम आबाद है और उसमें बहुत कम काश्त है। KPK में भी बहुत छोटा किसान है, बड़ा किसान है ही नहीं। तो किसान हमारा कोई बड़ा, कोई 4-5% या 6% से ज्यादा किसान बड़ा नहीं है।
और वो भी अल्लाह गवाह है, जिस ठेकेदार था ना, जिससे हम जमीन ठेके पे लेते हैं, हम गरीब किसान ठेके पे लेके बड़े से जमीन खरीदते हैं, वो भी जो अपने बच्चों की तालीम दे के लाहौर में या कहीं बैठा था कि मेरे हर साल बाद ठेका आएगा तो मैं अपने बच्चों की एजुकेशन देंगे, वो भी हमारे वापस अपने अपने गाँव में आ गए हैं, क्योंकि 4-3 साल से ठेका किसान जो जमीन ले रहा है वो दे नहीं पा रहा। जो 5 लाख एकड़ या 3 लाख या 2 लाख एकड़ ठेका था, वो अभी 50,000 रुपए ठेका उसको मिलता है। तो किसान बड़ा या छोटा दोनों पिसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम रो रहे हैं कि हमारे साथ, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट बैठे, मीडिया बैठे, सब लोग बैठे, हमारे से बात करें, हम उनको रास्ता बताएंगे कि टैक्स तो कास्ट कटौती हुई है कुछ, इस तरह क्योंकि आपकी फसल में सर जी। बजट में खाद डीजल बीज सस्ता करने के लिए कोई इकदाम हुए, कोई आपको मालूम हुआ कि हाँ वाकई कोई इसके समरात मिलेंगे आपको? नहीं जी, कोई नहीं। अब फेडरल गवर्नमेंट ने 5 अरब रुपए रखा हुआ है सर, 5 अरब रुपए। बाकी पंजाब गवर्नमेंट का आपने बजट देखा है, उन्होंने कहा जी हम कार्ड पे दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि ट्रैक्टरों के पीछे लगे हुए हैं। ओ भाई, हमारे पास उस ट्रैक्टर में डीजल डालने के तो पैसे नहीं है। आप ट्रैक्टर कहते हैं कि जी 50 लाख का ट्रैक्टर है, 10 लाख हम गवर्नमेंट सब्सिडी देगी और बाकी 40 लाख किसान दे। ट्रैक्टरों से गुजारा नहीं होना जब तक आप सीड अच्छा नहीं देंगे, जब तक आप क्लाइमेट पे काम नहीं करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट साहब, आप हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।